हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है हमारा। लास्ट टाइम तक हमारा हो गया था गैलोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। जूल्स लॉ नाम का एक कंसेप्ट इसमें आता है। बेसिकली ये बोलता है कि अगर आप कंडक्टर में से करंट पास करते हो तो कंडक्टर में कुछ एनर्जी लॉस होता है, और वो एनर्जी लॉस हीट की फॉर्म में होता है, यानी वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे इनकैंडेसेंट बल्ब बनते थे जो पहले आते थे। तो उनमें हमारे पास फिलामेंट होता था। एक फिलामेंट में जब हम करंट पास करते थे तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करती है और वहां पे वो हीट लॉस कराती है। तो हीट लॉस ग्लो के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में वहां पे बाहर निकलता है। ओके, तो इसको हम जूल्स लॉ बोलते हैं। होता क्यों है, आपको पता है कि जब भी चार्ज कैरियर चलते हैं तो दो टाइप का मोशन होता है, थर्मल मोशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोशन। तो जब भी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोशन कराते हैं, यानी हम वोल्टेज लगा देते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो चार्ज कैरियर जो है वो कोलिजन करते हैं, और वो कोलिजन जो है वहां पे वो हीट क्रिएट करता है। क्योंकि बेसिकली हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स या कोलिजन ऑफ पार्टिकल। तो वाइब्रेशंस और कोलिजन जो होते हैं वो हीट का फिनोमेना प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हीट यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से आती है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी हमें उतनी हीट मिलती है एक कांस्टेंट करंट के लिए। ठीक है, अगर वो करंट कांस्टेंट नहीं है तो वो चेंज हो जाएगा रिलेशन, लेकिन जनरली वो रेजिस्टेंस के फिनोमेना की वजह से होती है। वहाँ पे कोलिजन्स और ये सारी चीज़ें जो हो रही है, थर्मल मोशन जो हो रहा है वो वहाँ पे हीट क्रिएट कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो वो जूल्स लॉ है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, some energy is being lost, that energy is dissipated in the form of heat, that is called Joule's law। अब इसके रिलेशन की बात करते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन की बात। तो हीट यानी एनर्जी, एनर्जी आती है वर्क डन से। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या अगर आप चार्ज के टर्म में लिखो, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो क्यू वी इंटू डेल्टा क्यू या V इंटू डी क्यू। तो वोल्टेज कांस्टेंट सपोज हमने अज्यूम किया, कांस्टेंट वोल्टेज के लिए डी क्यू ये आ रहा है। ठीक, अब हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला होता है, डी क्यू क्या शो कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ वहां से। तो उसको लेके हम करंट का फॉर्मूला बना सकते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी आई, डी क्यू की वैल्यू आ गई आई डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जीरो टू डब्ल्यू जीरो टू टी, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया वी आई टी। यही हमारे पास हीट है। ये हमने वर्क डन निकाला, वर्क डन जो हुआ वही हीट वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। हीट हमारे पास इतनी आ रही है वी आई टी। तो हीट का फॉर्मूला ये आ गया। अब इस फॉर्मूले में आप v इक्वल्स टू आई आर लगा दो ओम्स लॉ से। बाय ओम्स लॉ, v इक्वल्स टू आई आर यहाँ पे प्लेस करो, तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये फर्स्ट फॉर्मूला इसका, ये सेकंड फॉर्मूला इसका। ऐसे यहाँ पे आप अगर I इक्वल्स टू वी अपॉन आर प्लेस करोगे, तो यहाँ से I इक्वल्स टू वी अपॉन आर यहाँ पे प्लेस करो, तो आपके पास तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा, विच विल बी h इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे हीट के आते हैं, विच इज वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तब कौन सा यूज करेंगे, एक जनरल मेथड होता है इसके लिए। जनरल कंसेप्ट है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला यूज करना है तो उसमें कुछ रिलेशंस वाली चीजें होनी चाहिए। जैसे हमें सपोज हीट का और करंट का रिलेशन देखना है, तो हीट और करंट आना चाहिए, और बाकी सब जो चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास हीट और करंट का रिलेशन आपको चाहिए, तो वोल्टेज कांस्टेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें हीट और वोल्टेज का रिलेशन चाहिए जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक सिंपल सा मेथड होता है, आप किस किस का रिलेशन ढूंढ रहे हो और कौन वहां पे कांस्टेंट है, उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करता है। तो आपको 11th में आपने किया होगा, ये अभी भी हमने काफी यूज किया है, तो समझ में आ गया होगा आपके। जैसे मैं एक एग्जांपल और सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मुझे रेजिस्टेंस के साथ हीट का चेंज देखना है, और वोल्टेज, एक बैटरी लगी हुई है वहां पे, तो बैटरी एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करती है। तो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, और हमें रिलेशन चाहिए हीट का और रेजिस्टेंस का, तो मैं ये वाला फॉर्मूला चूज करूंगा, मैं बाकी फॉर्मूले चूज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है और हीट रेजिस्टेंस का रिलेशन हमें साफ साफ दिया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हीट और रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा आएगा,
इनवर्स, डायरेक्टली इनवर्स रिलेशन आएगा इसका। तो ऐसा हमें फॉर्मूले चूज करने होते हैं, प्रैक्टिस से समझ में आता है ये। इसके बाद ये हो गया जूल्स लॉ, हीट हमने निकाल दी। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर। मैंने हीट का ये कंसेप्ट का जो थियरी है वो भी अभी आपको समझाया था, तो वो आप नोट कर सकते हो। थर्मल मोशन कोलिजन्स की वजह से ये जनरेट होता है, जो रेजिस्टेंस को भी जनरेट करती है, तो वहां से ये हीट लॉस हमारे पास आता है। जूल्स लॉ की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, पीछे रिवाइंड करके मैंने जो बोला है उसको ट्रांसलेट करके आप लिख देना, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, तो इसकी कई डेफिनेशन बन सकती हैं। फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू हीट अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप डिफरेंशियल टर्म में लिखना चाहो तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस का लिखना चाहो तो dW अपॉन dt, डिफरेंशियल टर्म में इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या मतलब होगा, डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, बनाना सीख गए होगे आपके डेफिनेशन में, दोबारा बताता हूँ। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क बाय, या रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड पावर। ऐसे आप डेफिनेशन बना सकते हो, बहुत इजी डेफिनेशन बनाना। या रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट, रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट, या रेट ऑफ रिलीजिंग हीट या रिलीजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो कोई भी डेफिनेशन यहाँ से आप बना सकते हो इजीली और वो लिख सकते हो। फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना में आना चाहिए अच्छे से। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से आप इसका बाकी फॉर्मूले निकाल सकते हो आई आर वी के टर्म में। तो एच के हमने 3 फॉर्मूले निकाले थे, वहां से आपको दिख रहा है हिसाब से टी को हटाना है, या डिफरेंशियल से हटा दो, इससे हटा दो, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा। तो 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, टी को हटाते जाना बस। तो ये पी का फॉर्मूला आ जाएगा पहला आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा फॉर्मूला आएगा वी इंटू आई। ये इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट है पावर रेटिंग। पावर रेटिंग ऑफ डिवाइसेस। पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज बल्ब्स, हीटर वगैरह, ये सारी चीजें। तो मैं बल्ब्स नहीं लिखूंगा तो सही रहेगा, क्योंकि सिर्फ बल्ब्स के लिए नहीं, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। ओके, पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है। पावर रेटिंग में हमें पावर दी जाती है, वोल्टेज दिया जाता है, या करंट दी जाती है, ठीक है। या तो पावर वोल्टेज दिया होगा, या पावर करंट दी होगी, या पावर वोल्टेज करंट तीनों दिया होगा, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये वोल्टेज और करंट और पावर जो हमें दी हुई है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है फॉर द डिवाइस, मैक्सिमम फॉर डिवाइस। इसका मतलब कि वो जो करंट दी हुई है वो मैक्सिमम करंट है दैट दिस डिवाइस कैन हैंडल, और जो वोल्टेज दिया हुआ है वो मैक्सिमम वोल्टेज है दैट दिस डिवाइस कैन हैंडल। उससे ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो डिवाइस फेल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और वही सेम करंट के लिए, तो वो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक। तो जैसे एग्जांपल के लिए कोई बल्ब लिया हमने, उसका पावर दिया हमें 100 वॉट एट 220 वोल्ट, तो इसका मतलब है 220 वोल्ट से ज्यादा के वोल्टेज पे नहीं चलानी चाहिए, उस पर ये खराब हो सकती है, फ्यूज हो सकता है, बर्न हो सकता है। और इसके बाद ये पावर यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है कि इस पर्टिकुलर मैक्सिमम वोल्टेज पर ये कितना पावर रिलीज करेगा या कंज्यूम करेगा, ठीक है, कितना पावर ये कंज्यूम करेगा बेसिकली। तो वो यहाँ पे पावर शो करता है। इसका मतलब क्या है, 220 वोल्ट पर ये जो बल्ब है या जो डिवाइस है वो 100 वॉट की पावर यूज करेगी, यानी 100 जूल पर सेकंड की एनर्जी वो यूज करेगी, ठीक है। तो ये पावर रेटिंग का मतलब होता है, ठीक। ये करंट के टर्म में भी दिया जा सकता है, वोल्टेज के टर्म में भी दिया जा सकता है, मोर कॉमनली वोल्टेज के टर्म में दिया होता है। तो हम जनरली बल्ब्स की बात करते हैं, लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये तो हो गया पावर रेटिंग, ठीक। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप करंट और वोल्टेज हमेशा मैक्सिमम तो लगाने नहीं वाले, हो सकता है चेंज लगाओ, कुछ और लगाओ, तो अगर चेंज करोगे तो पावर भी चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पे करंट, वोल्टेज और पावर फिक्स क्वांटिटीज नहीं है, उस डिवाइस के लिए कांस्टेंट नहीं है। जो पावर की वैल्यू है वो वोल्टेज और करंट के साथ चेंज होगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है वो डिवाइस की रेजिस्टेंस, उस डिवाइस की जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो उस रेजिस्टेंस का आप इनके टर्म में फॉर्मूला निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस का वोल्टेज और पावर के टर्म में फॉर्मूला आएगा P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P। ये जो रेजिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये हमेशा कांस्टेंट है। तो आप अगर वोल्टेज चेंज करोगे तो वहां से पावर भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो हमें रेटिंग वाली दी होती है इसको हम R करके लिखेंगे, यानी पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग। तो ये अगर रेटिंग के लिए लिखा है तो वी आर और पी आर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज
जो अप्लाई कर रहे हो वो रेटिंग के बराबर नहीं है। सपोज आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो VA है, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। तो वहां पे जो पावर मिलेगी वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस इस केस में भी सेम होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा वोल्टेज अप्लाइड डिवाइडेड बाय पावर कंज्यूम्ड। इस पीसी का मतलब है पावर कंज्यूम्ड, और पी आर का मतलब क्या है, रेटिंग, पावर रेटिंग। यहां पे भी लिख देता हूं मैं, पावर रेटिंग या रेटेड पावर या रेटेड वोल्टेज। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर आप डिवाइड करो तो आपके पास पावर कंज्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। यहां से पावर कंज्यूम्ड इक्वल्स टू, पावर कंज्यूम्ड इक्वल्स टू आएगा यहां से V अप्लाइड डिवाइडेड बाय V रेटेड स्क्वायर इनटू पावर रेटेड। तो पावर कंज्यूम का फॉर्मूला ये आएगा, ये काम का फॉर्मूला है। इसको आप नंबरिंग करके लिख लेना, जो भी नंबर्स हैं यहाँ पे, ये हाँ ठीक है, नंबरिंग से इसे लिख लेंगे। तो ये पावर रेटेड, पावर कंज्यूम्ड और पावर रेटेड का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। तो सपोज आपको दिया हुआ है कि 100 वोल्ट 220 वोल्ट का बल्ब है, लेकिन उसको हम चला रहे हैं 101 वोल्ट पर या 110 वोल्ट पर। तो 110 वोल्ट हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज, 220 वोल्ट हो जाएगा रेटेड वोल्टेज, 100 वोल्ट हो जाएगा रेटेड पावर। तो हमें पावर कंज्यूम्ड वहां से इजिली निकाल पाएंगे। तो ये पावर रेटिंग का कंसेप्ट है, इसको नोट कर लो आप। अब इसमें हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि अगर हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को लगाएं तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उससे। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इससे पहले। एक और चीज स्टार बना के नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता है तो, इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी है किलो वॉट आवर, जिसको सिंपली हम 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट भी बोलते हैं। 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट या 1 इंडस्ट्रियल यूनिट या सिंपली 1 यूनिट प्रैक्टिकल यूज किया जाता है। तो 1 किलो वॉट आवर होता है ये। इसकी वैल्यू आपको पता होगी, आपने पढ़ा होगा पहले इसके बारे में। किलो वॉट आवर का मतलब, किलो का मतलब 1000, वॉट आवर, आर का मतलब 3600 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। वॉट आवर पावर की यूनिट नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट है। और इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि इफ वी हैव अ 1000 वॉट 1 किलोवाट डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एंड वी रन इट फॉर 1 आवर, देन द पावर कंज्यूम्ड या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दिस डिवाइस इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर या 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट। आप ऐसी कोई भी डेफिनेशन इससे बना सकते हो, ठीक है। तो मैं दोबारा बोलता हूँ डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी। डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ 1000 वॉट व्हेन रन फॉर 1 आवर कंज्यूम्स एन इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर होता है ये। अब इसको नोट कर लो, अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। क्वेश्चन दिया है इन द गिवन फिगर each of segments has resistance R. Each segment has resistance capital R. EMF of battery is E and internal resistance is negligible. अगर आपको क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन नहीं की है तो उसका मतलब हम उसे नेग्लिजिबल मानेंगे और हटा देंगे। फाइंड रेशियो ऑफ पावर जनरेटेड इन ए टू एच ओ पोर्शन। ओके, तो क्वेश्चन में रिटन लिखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको सर्किट से समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट सर्किट बना देता हूँ जो हमें दिया हुआ है। सर्किट हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, ये सर्किट दिया हुआ है, इसके नाम यहाँ पे हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी, ये है एच, और बीच वाला पॉइंट है ओ। ओके, ये सर्किट हमारे पास, ठीक। तो इस सर्किट में हमें निकालना क्या है, ए ई टू एच ओ पावर जनरेटेड रेशियो, रेशियो ऑफ पावर जनरेटेड
in between AE and HO segment. AE and HO segment, AE segment ये वाला, HO segment ये वाला। तो इन दोनों में जो पावर यहाँ पे कंज्यूम होगी या यूज होगी उसका रेशियो हमें निकालना है यहाँ पे। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे हर सेगमेंट, ईच सेगमेंट हैज रेजिस्टेंस R, हर सेगमेंट की रेजिस्टेंस यहाँ पे R दी हुई है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो ये कंपाउंड क्वेश्चन है। पहले तो यहाँ पे आपको इस सर्किट को सॉल्व करना ही आना चाहिए। सॉल्व कैसे होगा ये तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा। पहले तो इसको इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारे जो ब्रांचेस दिए हैं ये रेजिस्टेंस हैं बेसिकली, तो मैं यहाँ पे इनको रेजिस्टेंस बना देता हूँ। सबसे पहले इनको रेजिस्टेंस बना दो तो इजीली समझ में आएगा। ये सारी रेजिस्टेंस बन गई। ओके, ये सारी रेजिस्टेंसेस हैं और सारी रेजिस्टेंस सेम है। आर वैल्यू सबकी तो मैं लिखता नहीं, सबकी वैल्यू सेम दी हुई है हमें। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें दिख रही होगी कि सिमेट्री का क्वेश्चन है ये सिमेट्री हमें यहाँ पे दी हुई है। दोनों लाइंस ये सिमेट्री की हैं, तो ये कॉमन पॉइंट मिल रहा है हमें दोनों लाइन पर। अगर ऐसा कॉमन पॉइंट मिलता है तो वहां पे उस पॉइंट को हम ब्रेक कर देते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, तो इस पॉइंट को ब्रेक कर सकते हैं हम। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सिमेट्री में कराया हुआ है, तो ये सर्किट ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हमें पावर का रेशियो निकालना है। तो सपोज हम टोटल करंट अज्यूम कर लेते हैं आई है। तो अगर टोटल करंट आई है तो इन दोनों में इक्वल इक्वल करंट जाएगी, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल सर्किट बन रहा है। देखो ये पूरा सर्किट और ये पूरा सर्किट सिमेट्रिकल है, ये आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ये आर रेजिस्टेंसेस है सारी, और ये भी सारी आर रेजिस्टेंसेस हैं। तो आप इनको सॉल्व करोगे तो ये आर और आर 2R हो जाएगा सीरीज में, ये भी 2R हो जाएगा सीरीज में, 2R और 2R पैरेलल में R हो जाएगा, और ये R R R तीनों सीरीज में होंगी, वो 3R आ जाएगा। ठीक, सेम चीज यहां पर होगी, ये भी 3R आ जाएगा। तो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में इक्वल आ रही हैं, तो रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो इक्वल करंट डिवाइड होगी, यानी आई करंट जो है वो इक्वल इक्वल यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी I/2 में। ठीक, तो हमें एक पोर्शन चाहिए था एई पोर्शन में मैं करंट पता चल गई I/2 आ रही है, तो यहाँ पे हम पावर निकाल सकते हैं I²R फॉर्मूला लगा के। इसके बाद हमें चाहिए था HO पोर्शन, तो HO पोर्शन ये वाला है। तो यहाँ पे करंट जा रही है I/2, तो यहाँ पे करंट कितनी आएगी अब हमें ये देखना है, वो HO वाली करंट हो जाएगी। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे दो ब्रांचेस फिर से बन रही हैं I/2 के लिए, एक ब्रांच ये वाली, एक ब्रांच ये वाली, और इन दोनों ब्रांचेस में भी इक्वल इक्वल रेजिस्टेंसेस है। यहाँ पे 2R, यहाँ पे 2R, तो इसका मतलब फिर से करंट हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगी, तो ये I/4 हो जाएगा और यहाँ पे भी I/4 हो जाएगा। तो हमें HO वाले पोर्शन में भी करंट पता चल गई I/4 है, तो इसका मतलब आप पावर निकाल सकते हो। इसके बाद PAE आएगा I²R, यानी I/2 स्क्वायर इंटू R, और PHO आएगा I/4 स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ से आप ये रेशियो निकालो, PAE डिवाइड बाई PHO, तो ये आएगा सॉल्व करके 4/1। ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन उस सर्किट से हो गया है। मैंने उसी सर्किट में सब कुछ कर दिया है, तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो आप सर्किट को दोबारा बना के फिर ये सारी चीजें जो मैंने समझाई थी वहां पे नोट करना। तो आप दो सर्किट बनाना है एटलीस्ट इसके, एक जो ओरिजिनल दिया हुआ था क्वेश्चन में, और दूसरा जो हमने वहां पे चेंज करके लिखे हुए हैं चीजें, और उनका रीजन भी लिखना है आपको कि क्यों वहां पे कनेक्शन टूटा है ब्रेक में वो पॉइंट पर, या करंट कैसे डिवाइड हुई है वो कैसे निकाला, वो सारी चीजें आप मेंशन कर लेना शॉर्ट में एक एक लाइन में लिख के। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट, ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स लिख के मैं टॉपिक करा रहा हूं क्योंकि बल्ब सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका, लेकिन ये किसी और इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए भी एप्लीकेबल है, वो याद रखना आप। ये हीटर हो चाहे प्रेस हो या फैन हो, सबके लिए हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए बल्ब लिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास सपोज 3 बल्ब हैं, 3 एग्जांपल के लिए बल्ब लेता हूं। वी हैव 3 बल्ब्स ऑफ रेटिंग P1, P2, P3 which work at voltage of V, which work at voltage of V।
वोल्टेज डिफरेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपके पास जो भी डिवाइस आती है जनरली वो सेम, क्योंकि घर में सप्लाई एक सेम वोल्टेज से आ रही है तो सेम वोल्टेज की आती है। अगर ये बल्ब है तो सेम सेम वोल्टेज के ही होंगे ग्रुप के। अगर आप बहुत वैरायटी के वोल्टेज के बल्ब नहीं ले रहे हो तो जनरली सब सेम वोल्टेज के बल्ब होते हैं। तो हमने सबसे कॉमन एग्जाम्पल से यहाँ पे लिया है। अगर डिफरेंट भी है तो आप डिफरेंट भी यूज करके सेम प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास 3 बल्ब है एग्जाम्पल के लिए, कितने भी जितने आप लेना चाहो ले सकते हो, और जैसे मैं क्वेश्चन में दिया हूँ उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। और उसका वोल्टेज जो मैक्सिमम चल रहा है वो V है, ठीक है। और सपोज हमने सेम वोल्टेज वहां पे अप्लाई किया है, तो उस केस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करके, ये सबसे कॉमन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे कॉमन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ही करा रहा हूँ। अगर कुछ वेरिएशन आया क्वेश्चन में तो उसके हिसाब से आप चेंज कर देना उसे। तो यहाँ पे ये पहला बल्ब, और हाँ, ये इसका पहला कॉम्बिनेशन मैंने लिया सीरीज। पहले इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो क्या रिलेशंस आएंगे हमारे पास वो हमें देखना है। ओके, तो सर्किट हमारा इसका कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये 3 बल्ब्स हैं हमारे पास। ये R1 इनकी रेजिस्टेंस हो जाएगी R1 R2 R3, पावर इनकी P1 P2 P3, और वोल्टेज V हमने अप्लाई किया है। ये सोर्स का वोल्टेज और उसकी जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना 100 वॉट 220 वोल्ट, तो सेम वोल्टेज सोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यस, ओके, इस केस के लिए अब हमें P1 P2 P3 और टोटल जो पावर है उसका रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले R1 R2 R3 देखते हैं क्या आएगा। तो R1 का फॉर्मूला यानी R का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन P। इसका वोल्टेज है V स्क्वायर V, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P1। ऐसे R2 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P2, और R3 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P3। R3 हो गया V स्क्वायर अपॉन P3, ठीक। और इसके बाद, ठीक है, और ये क्योंकि रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई हैं, और सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हो R टोटल का V स्क्वायर टोटल, तो V टोटल V के बराबर ही है, अपॉन P टोटल इक्वल्स टू 1 के लिए भी V वोल्टेज है तो V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V स्क्वायर अपॉन P2 प्लस V स्क्वायर अपॉन P3, ठीक। तो यहाँ से कॉमन लेके ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास पावर्स का रिलेशन आ गया। तो अगर सीरीज में P1 P2 P3 ऐसे पावर्स के डिफरेंट पावर्स के बल्ब लगे हुए हैं तो उनका टोटल पावर का रिलेशन ये आएगा। ठीक है, और इससे ज्यादा है तो वो भी लगा सकते हो आप। तो सीरीज में ये आ रहा है। याद रखने का तरीका क्या है, जो रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब मैं याद रखने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक। तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इस टाइप का होता है, ठीक है। पावर का उसका अपोजिट हो जाता है, पावर का उसका अपोजिट हो जाता है, यानी पैरेलल वाला आ जाता है, जो पैरेलल में सीरीज और रेजिस्टेंस का होता है। अब इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे आपको टाइम का रिलेशन भी पूछ सकता है। टाइम के रिलेशन का मतलब क्या, सपोज एग्जांपल के लिए आपके पास हीटर है, ठीक है, और एक हीटर है जो किसी गिवन पावर का है और वो एक लिमिटेड पानी को 10 मिनट में गर्म करता है। दूसरी पावर का हीटर दिया जो 20 मिनट में गर्म करता है, और तीसरी पावर का दिया है जो 30 मिनट में गर्म करता है, ठीक है। तो ऐसे आप बल्ब के लिए बोल सकते हो कि ये बल्ब जो है वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है या पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ये पावर रेटिंग का बल्ब है तो इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है या पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस हीट का जो टाइम लगेगा, उस हीट को निकलने में जो टाइम लगेगा, उसका रिलेशन क्या आएगा डिफरेंट केसेस में, सीरीज या पैरेलल में, उसको उसका रिलेशन और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो वो क्या होगा, पावर का टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, ये आपको पता है। तो मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा, शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा दे रहा हूँ कैसे निकला हमने। पावर का टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, पावर इक्वल्स टू हीट अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो जो पावर का रिलेशन आ रहा है उसका उल्टा रिलेशन टाइम के लिए आना चाहिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का रिलेशन ये होता है, टाइम का रिलेशन भी यही होता है, टी इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3, टी इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3। कैसे यूज करना है मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा, अभी आपको याद कैसे करना है मैं ये समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल में इसका यूज में बता दूंगा, और इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे हम जब हम टाइम मिलेगा। अभी हम इसका मेन चीज देख रहे हैं कि हमें याद हो जाए फॉर्मूला और यूज करना आ जाए, वो मेन पॉइंट है। और पावर का और रिलेशन उल्टा आएगा, यानी आप ऐसे याद कर लो, रेजिस्टेंस और टाइम का रिलेशन सेम आएगा, पावर का रिलेशन उल्टा आएगा, बस ऐसे कर लो। तो आप इसी को यूज करके ऑटोमेटिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लिख सकते हो विदाउट डेरिवेशन किए।
तो अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ऐसे जैसे मैंने सीरीज में किया यहाँ पे, आप पैरेलल में डेरिवेशन इसका खुद करोगे। मैं यहाँ पे इसका सिमिलरली फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको। तो फॉर पैरेलल, सेकेंड, फॉर पैरेलल रेजिस्टेंस का रिलेशन ये आएगा 1/r इक्वल्स टू 1/r1। वही सेम केस है, हमने 3 बल्ब लिए हैं या 3 डिवाइसेस लिए हैं, P1 P2 P3 पावर की, लेकिन सीरीज की जगह अब हमने पैरेलल में उसको ऐड किया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे डेरिवेशन करना है। आंसर सारे अपोजिट हो जाएंगे, ये सीरीज का था तो ये पैरेलल का हो गया। टाइम का सेम रहता है तो 1/टाइम ऐसे आएगा ये। और पावर का इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी पावर के लिए सीरीज वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास, अब आपको याद ही अच्छे से होने चाहिए, बाकी सब तो सेकेंडरी चीजें हैं, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के यहाँ से कर दोगे, तो बाकी सारी चीजें आप धीरे धीरे समझ लेना उसको प्रैक्टिस करके। लेकिन ये आपको कंपलसरी याद होना चाहिए कि किस किस के लिए क्या फॉर्मूला लग रहा है, कौन सी क्वांटिटी निकालने के लिए। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो गया डिवाइसेस को लगा के पावर रेटिंग के हिसाब से। ओके, हाँ, इसमें एक और चीज आपको मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ, वो भी इसके साथ में याद रखनी है। ब्राइटनेस के बारे में पूछा जाता है। ब्राइटनेस, अगर बल्ब का केस है तो ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, उस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ब्राइटनेस का रिलेशन भी बताता हूँ मैं आपको। ब्राइटनेस, और यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये सीरीज के लिए, ये पूरा सीरीज के लिए, ये पैरेलल के लिए। तो ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड, और पावर कंज्यूम्ड in series is proportional to resistance and proportional to voltage and inversely proportional to power rated। ये आपको रिलेशन अच्छे से याद रखना है। सीरीज में ब्राइटनेस, ये तो हमेशा ट्रू है, ब्राइटनेस जो है पावर कंज्यूम्ड के प्रोपोर्शनल होती है, उस पर डिपेंड करती है। और सीरीज के केस में पावर कंज्यूम्ड रेजिस्टेंस और वोल्टेज पे डिपेंड करती है डायरेक्टली, और पावर रेटेड पे इनवर्सली डिपेंड करती है। और पैरेलल में इसका उल्टा हो जाएगा, ब्राइटनेस यानी पावर कंज्यूम्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनल टू करंट, यहाँ पे वोल्टेज पर डिपेंड करती है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ये करंट के प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और पावर रेटेड के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे इसका रिलेशन ये उल्टा हो जाता है। तो ये सारी चीजें पूरे पेज पे जो लिखा हुआ है, एक पर इंपॉर्टेंट डाल के पावर हीटिंग या पावर रेटिंग टॉपिक डाल के पूरा ऐसे एक साथ लिख लो, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे हमारे शॉर्ट ट्रिक में हो जाएंगे।